स्वागत तो करो हमारा। Everyone acknowledge. This is Aman Bardaj, aka the MBA channel. So today we have with us a very special guest, Mr. Shivansh Singh. So इनकी तारीफ मैं बाद में करूंगा धीरे धीरे as the podcast proceeds. But let me first give him the opportunity of introducing himself. Shivansh, introduce yourself. Thank you, Aman, for this opportunity. I must have done some great things to be here on this podcast today. So, I come from a very specialized engineering background, which is naval engineering. I have worked in Larsen & Toubro Defense, and then I switched to MBA. So that's about it. I'm currently in my second year of MBA and looking forward to make the most of the remaining time here. So there are a lot of things to ask to Shivansh. So the first thing that we would like to start with is that how to crack an interview. Because let me inform you that Shivansh has converted 11 IIMs when he gave his CAT. So he is an expert, you can say, in cracking the interviews. He has cracked almost every interview that he has set for. So now as SIP is approaching, so Shivansh. All except I am Rohtak. All except I am Rohtak. All except I am Among the calls that I have, yeah. So we won't go there that why he could not convert I am Rohtak. And so Shivansh, ये बताओ कि अभी SIPs are going to start for the upcoming batch. So and they will be sitting for their interviews. So what are some pro tips that you would like to give them? So whenever a person gives an interview, लोग भूल जाते हैं कि इंटरव्यू का मतलब क्या होता है. मुझे थोड़ा इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो मैं इंटरव्यू को ऐसे देखता हूँ, इंटर प्लस व्यू. वही उस वर्ड का ओरिजिन और एटोमोलॉजी है. इंटर मतलब है कि लोग आपके अंदर देखना चाहते हैं, व्यू आपके अंदर का व्यू देखना चाहते हैं. तो लोग ये बात नहीं समझते कि आपको अपना रिफ्लेक्शन वहाँ दिखाना होता है. जब तक आप उस पर जेन्युइन नहीं होंगे, इफ यू आर नॉट जेन्युइन, इफ यू आर कुकिंग अप स्टोरीज, इफ यू गेट कॉट ड्यूरिंग क्रॉस क्वेश्चनिंग एंड ऑल, देन वहाँ पे आपके इवैल्यूएशन खत्म हो जाता है. लेकिन जैसे बहुत तो ये गाइड करते हैं कि आप पहले से प्रिपेयर्ड आंसर्स लेके जाओ, या फिर होता है ना कि पहले से आंसर्स प्रिपेयर कर लो, या फिर हर एक क्वेश्चन का आपको स्पेशलाइज आंसर प्रिपेयर करना होता है कि ये क्वेश्चन अगर आए तो आपको इसको ऐसे आंसर करना है ना. तो इसी वजह से होता है कि बहुत कॉमन हो जाता है. कंपनीज ये भी बोलती है कि रोबोटिक आंसर्स दे रहे हैं लोग, सब लोग आगे सेम आंसर दे रहे हैं, सेम कहानियां बता रहे हैं. तो आपको उस पर क्या टेक है? मतलब अपने पर्सनलाइज आपको अपने एक्सपीरियंस बताने चाहिए, या जैसे एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं, नहीं एक स्टार फ्रेमवर्क होता है. स्टार फ्रेमवर्क होता है, इसकी वजह से आपका इम्पैक्ट ज्यादा पड़े. तो स्टार फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा बताइए, जिनको नहीं पता, जिन्होंने आज तक सुना नहीं है स्टार फ्रेमवर्क क्या होता है, तो उसके बारे में बताइए. स्टार फ्रेमवर्क क्या होता है, उसको हम अपने इंटरव्यूज में कैसे यूज कर सकते हैं? तो जहाँ तक मुझे याद है, इट इज सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट. आई थिंक इट इज रॉन्ग, बट आई एम नॉट श्योर. यही था. बट एनीवेज, तो आपने पूछा कि हम अपने जो प्रिपेयर्ड आंसर्स आते हैं वो क्यों ना बोलें, या वो बोलना चाहिए, क्योंकि हमें एडवाइस ये मिलती है कि आप सच बोलो. कोई आपसे पूछ रहा था आप ये क्यों कर रहे हो, आप सच नहीं बोल सकते, बिकॉज इंडस्ट्री प्रैक्टिस में वो एक्सेप्टेड नहीं है. अगर आप ऐसा बोल देते हो तो लोग सोचते हैं कि मे बी टू मच वोकल अबाउट इट. ऐसा नहीं करना चाहिए. तो उसकी एक आपको ट्रेनिंग दी जाती है. आप मॉक इंटरव्यू सेशन ज्वाइन करते हो, आप बूट कैंप्स करते हो. आप इसीलिए करते हो ताकि आपकी मसल मेमोरी में वो फिट हो जाए. अगर आपको एकदम से कोई ऑफ द फुट कोई चीज पूछ ले, आपके मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जो उनको लगे कि तो आपको बैकफायर कर जाएगा. आपको लगेगा ये तो बहुत ही बड़ बोला है, ही इज वेरी आउटस्पोकन, ही इज नॉन चैलेंज, he can speak anything in any corporate setting. So that is why आपको ट्रेनिंग दी जाती है, and that training is evaluatory. Like if an interviewer asks you something, so if an interviewer asks you something, how are you able to justify it in a very concise and precise manner, है ना. आप कम से कम शब्दों में अपनी बात कैसे कन्वे करते हो, और करते भी हो तो उसको इतना बिलीव होना चाहिए कि आप जेन्युइन हो. तो जैसे कि इन्होंने बात की कि आप कुछ प्रिपेयर्ड आंसर्स आते हो, वो जरूरी है. कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर्स आने ही चाहिए. मोस्ट कॉमन आंसर यहाँ आने से पहले कितने लोग देखे हमें YMBA, तो मुझे बताया जाता था कि आप अभी कहाँ पे हो और आप जाना कहाँ चाहते हो. उसके बीच का जो ब्रिज है वो MBA होता है. तो उस आंसर में आप जो फिट करते हो, उस ब्रिज में आप क्या बोलते हो, वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर है. आप किस इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, आप क्या करने वाले हो वहाँ पे. तो वो फैक्टर यहाँ पे भी लगता है. एक बार आप MBA में या आप आगे भी कहीं भी इंटरव्यू देते हो, मकसद यही है कि वो जानना चाहता है वो इंटरव्यू क्यों दे रहे हो, आप पाना क्या चाहते हो उससे. तो जब तक आप उसको जस्टिफाई नहीं करोगे, वो आपको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं मानेंगे. आपकी विलिंगनेस आप नहीं देख पाएंगे, वो तो आपको नहीं लेंगे. सही बात. एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए. विलिंगनेस टू ज्वाइन हमेशा होनी चाहिए. आपको लगना चाहिए कि आप जेन्युइन उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो, उस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हो, जिसका भी आप इंटरव्यू दो. बेसिकली व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टार फ्रेमवर्क इज कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है और आप राइट उसके आंसर पे जंप करो, उससे अच्छा ये है कि आप अपनी लाइफ की ऐसी कोई सिचुएशन बताओ
जहाँ आपने सेम जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो डिफिकल्टी फेस की हो या वो सिचुएशन फेस की हो, और फिर आपने उसको कैसे चैलेंज को एक्सेप्ट किया, आपने उसमें क्या इनपुट दिए अपने और उसका रिजल्ट क्या था। अगर आप इस टाइप से अपने आंसर को फ्रेम करके बताते हो तो इंटरव्यू पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया गया कि अगर आपकी टीम में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आप क्या करोगे। अब एक अप्रोच आपके पास ये कि राइट जंप कर जाओ कि मैं सीनियर मैनेजमेंट को बता दूंगा या फिर मैं क्या बोलते हैं उनको सब बैठ के समझाऊंगा। इससे अच्छा है कि आप स्टार फ्रेमवर्क यूज करो, आप बताओ कि सर व्हेन आई वाज इन माय लास्ट जॉब, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो बोल सकते सर मेरे कॉलेज में एक बार ऐसा हुआ था, हाँ, या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में से एक बार ऐसा हुआ था कि दो बंदों के बीच में लड़ाई हो गई थी, डिस्प्यूट हो गया था, उस टाइम पे मैंने ऐसा किया था और मैंने फिर ऐसे उस चीज को टैकल किया, मैंने उनको समझाया या मैंने अपर मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया, बाद में मैंने जो भी आपके मेजर से आपने अप्लाई किया, जो भी आपको सिखाया गया, और फिर से उसका आउटकम ही नहीं रहा था कि लास्ट में वो चीज सॉर्ट हो गई थी और फिर हमारी टीम ने एक एज ए टीम काम किया था। तो अगर आप ऐसा अप्रोच लेके चलते हो आंसर्स में तो इंटरव्यू पे पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। ये बात सही है। इनफैक्ट जब भी आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, आपको बोला जाता है कि आपके पास उसके लिए एक बैकिंग एग्जाम्पल होना चाहिए। बेसिकली इंटरव्यू इस काम पे काम करता है। आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया, आपने उसका रिप्लाई दिया, पहली बात आपको रिस्पॉन्ड करना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है। काफी लोग रिएक्ट कर जाते हैं, सही बात। एक रिएक्शन के लिए वो नहीं देख रहे, वो आपका रिस्पॉन्स देखना चाह रहे हैं। स्ट्रेस इंटरव्यू में क्या होता है, वो देखना चाह रहे हैं कि आपका एटीट्यूड भी कैसा है। वो एटीट्यूडनल टेस्ट उसमें इनबिल्ट है आपके इंटरव्यू टेस्ट में। अगर आप रिएक्ट कर जा रहे हैं तो आपने पर्पज ही डिफीट कर दिया उसका। रही बात कि आपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर दिया, आपने एक ऐसी बैकिंग लगा दी जो कोई तोड़ ही ना पाए। इट इज अनब्रेकेबल बिकॉज इट इज बैक बाय रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। Even if it goes in a stressful interview situation or the interviewer comes right to downright grilling, you can defend each and every point based on real life experiences because you have done it actually and other people can relate to it. It is not presenting fiction as facts and figures which we commonly call as जो हम बोलते हैं यहाँ पे the MBI तो वो आपका एक ऐसा डिफेंस है, एक आपके पास ऐसा एक हथियार है कि इट कैन नेवर बी ओवरकम। तो आपको जेन्युइन नहीं होना चाहिए इंटरव्यू में, बट उतना ही जेन्युइन होना चाहिए कि आपको सामने वाला ये ना समझे कि ये बहुत ही नॉन चैलेंट है, ही इज वेरी अनअवेयर ऑफ व्हाट सेटिंग ही इज। तो एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है उसका। So Shivansh, now it's time to move to the next question. So the next question comes up is that a lot of people are confused about it, that whether they should do their MBAs from India or they should go abroad for doing their MBAs. So Shivansh, when I was going through your profile, one interesting thing that I noticed was that you got an offer for MS, right? When you graduated out of your college, but you rejected that offer. You decided to work in India, and then you decided to do an MBA. So why was that? So basically, I applied to under the EM-ship program that comes under Erasmus Mundus scholarship. Although I did not get under that scholarship specifically. I got full scholarship of University of Leeds, which is in Belgium, for masters in advanced ship design and offshore structures. The reason I declined that offer was I was interested in the management field. I did not have a knack for research and thesis and all. My mother is a professor herself, and though family में है, but still I wanted to go into the management side. Academically आपको heavy जो course थे वो नहीं चाहिए थे, rather than something मतलब एक broader वो चाहिए था कि जैसे management kind of job मिले। Academically की बात नहीं है, मतलब आप MS करते हो, फिर मे बी आप PhD में जाते हो, फिर आप मतलब थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड और थोड़ा वो मुझे उतना अपील नहीं करता है एज कम्पेयर टू मैनेजमेंट, थोड़ा ज्यादा मुझे अपील करता है। तो यही रीजन था। एक और फैक्टर ये था कि इफ आई वुड हैव गॉन फॉर MS, आई वुड हैव गॉट अ टाइटल ऑफ इंजीनियर इन यूरोप, एंड बिकॉज माइन इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड, सो आई वुड हैव टू मेनली स्टे देयर बिकॉज जितना मैंने इन्वेस्ट किया वो उसके बेनिफिट ज्यादातर वहीं से आते हैं, यूरोप से आते हैं। Many of the shipbuilding and submarine की activities Scandinavian countries में ज़्यादा होती है as compared to India. You must be knowing that India काफी अभी development stage में उस चीज में। So I did not want to leave my homeland behind permanently in pursuit of a career which is not that appealing to me as compared to a career which I can pursue in India and stay with and with my own interest. तो जो लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि बहुत क्रेज है आजकल बाहर जाने का, सबको बाहर जाना है, सबको बाहर जाकर डिग्रीज करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो आपका क्या कहना है उसमें, मतलब बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या प्रोज एंड कॉन्स आप देखते हो कि वे करते हो उसके, और ऐसा क्या है कि लोग इतने एक्साइटेड रहते हैं टू गो अब्रॉड टू सेटल देयर? इंडिया में ऐसी क्या खराबी है, ऐसा क्या लगता है? बाहर जाने का जो मुझे अब तक का वो लगा है कि बाहर जाने का क्रेज इसलिए होता है कि आप एक नया लैंड देखना चाहते हो, कुछ आप अलग सिस्टम देखना चाहते हो। इंडिया से में भी आप अगर एक कंट्री या एक स्टेट में ट्रैवल करते हो, if you are traveling within India, you won't see a very stark difference compared to when you go abroad.
when you go abroad it is a completely new experience because आपका A to Z you have to manage everything. But in India you can manage like किसी ना किसी का कुछ ना कोई connection and everything is there. So that is one एक fascination associated है to study abroad. But वो जो इंडियन मूवीज में दिखा दिया कर दिया गया है, बाहर जा रहा है लड़का पढ़ने के लिए, बाहर जा रहा है. एक और फैक्टर है कि many studious people है वो जिनकी यूनिवर्सिटीज फिक्स है कि हमें इसी फील्ड में जाना है एंड ये यूनिवर्सिटी इस चीज के लिए टारगेट करके रखते हैं कि हाँ ऑक्सफोर्ड जाना है, स्टैनफोर्ड जाना है, काइंड ऑफ थिंग. तो अगर वहां जा रहे हो तो देन इट इज अ डिफरेंट थिंग. बट ऐसे नहीं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट की डिग्री करनी है तो कहीं से भी कर ली. अब जैसे होते हैं, आई वुड नॉट लाइक टू नेम द कोर्स, बट ऐसी डिग्रीज होती है जिसकी मतलब फॉरेन जाके करके आ जाते हैं लोग, लेकिन इंडिया में वैलिड नहीं रहती वो डिग्री. ऐसी डिग्रीज करने का क्या फायदा है, इससे रह के इंडिया में करो. और मैं तो एक चीज बिलीव करता हूँ कि इंडिया में कम्पीट करना ज्यादा मुश्किल है. मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था. कुछ लोग भागते हैं इस चीज से. हाँ, दे आर अनएबल टू फेस द कंपटीशन इन इंडिया. बाहर जाना कितना आसान है. आप आइल्स का पेपर दो, आप 6.57 बैंड भी ले आओ तो यू कैन इजीली गेट एडमिशन इनटू वेरी गुड कॉलेजेस आल्सो. बट इंडिया में अगर आप compete करना चाह रहे हो एंड ट्राई टू गेट इनटू टॉप 10 टॉप 20 तो कंपटीशन ही इतना, पॉपुलेशन ही ऐसी है कि आपको कुछ ज्यादा ही चाहिए होगा उसमें. तो वहां पे आप 99% से नीचे बात नहीं करोगे फिर इन बात की. ये एक डिफरेंस है. लोग और भी रीजंस होते हैं, किसी के पर्सनल रीजंस भी होते हैं. किसी का हो सकता है किसी का कोई फैमिली मेंबर ऑलरेडी वहां से ग्रेजुएट हुआ हो या उनको लगा कि वहां पे हो कोई सेटल्ड हो, रिलेटिव्स वगैरह. सही बात है. और एक अच्छे अगर, और मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको इंडिया से अच्छे अपॉर्चुनिटीज बाहर मिल रही है देन यू शुड गो. अब ऐसा भी नहीं कि आप यहाँ कंपटीशन क्लियर नहीं कर पा रहे तो आपको जस्ट बिकॉज कि यहाँ की कंपटीशन इतना हैवी है और आपको क्या बोलते हैं सक्सेस नहीं मिल पाई तो आप बाहर जाके वेन्यूज अपने एक्सप्लोर कर लो. बाहर जाके हो सकता है कि आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ. अगर ऐसा किसी का ऑप्शन है तो बाहर भी चल जाना चाहिए, नॉट एन इशू. अच्छा, तो लेट्स कैरी फॉरवर्ड ऑन दिस ओनली, है ना, कि चलो इंडिया में कंपटीशन बहुत है, सो यू हैव अ वेरी गुड कैट परसेंटाइल एंड स्पेशली योर वीआरसी परसेंटाइल वाज डैम गुड. तो वीआरसी के लिए बताओ, पहले अपनी परसेंटाइल बताओ वीआरसी में कितना था, उसके बाद ये बताओ कि वीआरसी के लिए ऐसा तुमने क्या किया, कितने सेलर परसेंटाइल तुमने अचीव की. तो मेरा 99, I am 99.41 percentile in VRC, which is quite good. So the thing about VRC is it cannot be learned in a very short span of time. People join a CAT coaching and they say that you can master VRC, but that is only possible if you are focusing on the basics also. लोग कहते हैं कि आप ये सब सीख लो, ये वर्ड्स भी सीख लो, ये सब सीख लो, बट जो पेपर आपका टेस्ट होता है कैट में क्रिटिकल रीजनिंग नहीं आती है ऐसा बोला जाता है, लेकिन कैट के हर एक क्वेश्चन में क्रिटिकल रीजनिंग लगती है वीआरसी में. और उतनी ही टफ किसी क्वेश्चन में पहुंच जाती है एज टू द लेवल ऑफ जीआरई एंड जीमैट. सो क्रिटिकल रीजनिंग इज इनहेरेंटली बिल्ड इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ कैट. लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि हम सुपरफिशियल पढ़ लेते हैं. काफी बार होता है आरसी में आपके ऑप्शन आपको लगता है कि एकदम फैक्चुअली जा रहा है, एकदम सही जा रहा है, बट वो गलत होता है. वो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें काफी और चीजें भी सोचनी होती है जो आप नहीं सोचते. तो इसके लिए फिर रिसोर्सेज क्या है, मटेरियल क्या है, आप कैसे प्रिपेयर करो, इसके लिए कैसे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वीआरसी की? मैं तो मानता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रामर शुड बी ऑन पॉइंट. मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से काफी बार गलत आंसर आ जाते हैं. अगर आपकी ग्रामर सही है तो यू कैन हैव अ कमांड ऑन लैंग्वेज. वंस यू हैव द कमांड ऑन लैंग्वेज यू हैव द एप्रोप्रिएट टूल टू मास्टर दैट सेक्शन. आप कोई चीज को टैकल करने जा रहे हो, अगर आपके पास लैंग्वेज पे ही कमांड नहीं है तो आप मिस इंटरप्रिटेशन करके गलत आंसर मार्क करोगे ही करोगे. तो लैंग्वेज पे कैसे कमांड की जाए, मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग है या फिर कोई स्पेशलाइज्ड बुक्स आप अगर आपकी ग्रामर थोड़ी बहुत वीक है आप ग्रामर बुक भी साइड में पढ़ लो. कौन सी ग्रामर बुक? आप कोई भी पढ़ सकते हो ग्रामर बुक को. तो हाई स्कूल में काफी फेमस है रेनन मार्टिन, तो सभी लोग जानते होंगे वो रेड कलर बुक, वो भी अच्छी है. आप साइड में थोड़ा बहुत टाइम तो दे सकते हो. इनफैक्ट कैट कोचिंग में भी ग्रामर भी पढ़ाई जाती है बिकॉज ओमेट्स वगैरह में आती है. बट द प्रॉब्लम इज दे डोंट फोकस ऑन इट फॉर कैट. थोड़ा बहुत कैट में जरूरी होता है बिकॉज काफी बार नए क्वेश्चन आ जाते हैं. कैट 22 में पैराग्राफ कंप्लीशन का सेंटेंस था, उसमें ग्रामर से कितनी हेल्प होती है. अगर आपको ग्रामर सही पता है यू कैन इजीली डिसाइड विच प्लेस टू फिक्स दिस सेंटेंस, कहाँ पे बैठ रहा है नहीं बैठ रहा. तो अनएक्सपेक्टेड चीजों के साथ इनहेरेंट प्रॉब्लम रहती है कि उनको लगता है क्योंकि हमने इंग्लिश पढ़ रखी बचपन से तो ग्रामर आए ना आए लेकिन हम ये देख लें कि कहाँ पे क्या फिट इन हो रहा है ना, क्योंकि वो इनहेरेंटली आपके माइंड में आ जाता है कि यार यहाँ पे ये अच्छा पढ़ने में ये अच्छा लग रहा है तो ये कर देते हैं. लेकिन बहुत होता है ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट हो जाता है. ग्रामर गुरुज बुरा मान जाते हैं जब आप ऐसे बस अपनी मर्जी से करते हो. तो इसीलिए थोड़े सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी. एलिमिनेशन में भी हेल्प कर देता है. वीआरसी में तो एलिमिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स. आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो. आप 4 के बजाय 2 ऑप्शन पे सोच रहे हो, आप अपना आधा दिमाग आधा टाइम खर्च कर रहे हो, तो यू कैन इजीली नेविगेट टू द राइट ऑप्शन स्ट्रेट अवे.
तो शिवांश, एक और चीज़, दैट यू ऑल्सो परस्यू लॉट ऑफ स्पोर्ट्स एज हॉबीज, बैडमिंटन है, स्विमिंग है, तो आपको क्या लगता है कि जब इनिशियल एमबीए के टाइम होता है आपका, तो उसमें आपको कितना टाइम अपनी हॉबीज़ को देना चाहिए जैसे स्पोर्ट्स वगैरह है, और कितना टाइम आपको अपनी एसआई प्रिपरेशन में देना चाहिए? और इसका क्या कोरिलेशन है कि अगर आप मतलब सिर्फ स्ट्रेस लेके एसआई प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, या फिर आप अपनी हॉबीज़ भी थोड़े थोड़े साइड में परस्यू कर रहे हो तो उससे क्या आपको लगता है क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है प्रिपरेशन? एक हॉबी की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हॉबी? समथिंग दैट हेल्प्स यू रिलैक्स, समथिंग दैट हेल्प्स यू रेजुमिनेट, समथिंग दैट कीप्स योर हेड क्लियर। इंटरव्यूअर क्या देखना चाहता है? शायद यही सब देखना चाहता है। So if you decide to completely shed off your hobbies and go into a mind space which is very much out of your comfort zone, then you won't be able to perform in the interview. आपकी जो भी तैयारी है, आपने जो भी रात भर जग के प्रिपेयर किया है, वो आप सुबह उठ के बोल ही नहीं पाओगे, या आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे कि इंटरव्यू में क्या चाह रहा है। काफी बार ऐसा होता है, आप इतना इंग्रोस हो जाते हो कि मैं तो ये पढ़ के आया हूँ, मैं तो ये बोलूंगा, सामने वाला क्या बोल रहा है सुनना ही नहीं चाहता। वो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो मुझे आंसर आता है मैं वही बोलूंगा, वो कुछ भी बोल रहा है, वो क्लैरिफाई कर रहा है, लेकिन आप सुन नहीं रहे उसको। वो 2-3 बार अगर आपको हल्का सा सटली पॉइंट कर, तब भी आप अपनी डायरेक्शन में चले जा रहे हो। ये होता है इंटरव्यूज में। इंटरव्यू एक बोला जाता है कि इट इज नॉट अ क्वेश्चन आस्किंग एक्सरसाइज, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। आपको क्वेश्चन पूछा गया, आप उसका आंसर कैसे दे रहे हो वो स्टीयर कर लेता है इंटरव्यू। अगर आप गलत आंसर दोगे तो आप रेडी रहो कि दूसरा वो आएगा, अगर आप और गलत देते हो तो वो एकदम ही स्ट्रेस इंटरव्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप अपने को स्टीयर कर पाते हो, अपना माइंड स्पेस में रहो, आपको ऑन योर टोज रहना ही रहना है। ऐसे नहीं कि आप एकदम अलग दुनिया में खोए हो। यू हैव टू बी ऑन योर टोज थ्रू आउट एन इंटरव्यू। क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए इंटरव्यू में, कॉन्फिडेंस होना चाहिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्योंकि बहुत लोगों में ऐसा होता है कि नॉलेज बहुत होती है लेकिन कॉन्फिडेंस लैक कर जाते हैं। आप इंटरव्यू के सामने बैठे हो, आपको पता है, आपको चीजें आती है, लेकिन आप उसको कन्वे नहीं कर पा रहे प्रॉपर्ली, या आप उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हो कि इंटरव्यू पूछना क्या चाह रहे हैं, तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। आई एम अ पर्सनल बिलीवर कि जैसे आपने पूछा हॉबीज और उसको कैसे मैनेज करते हो प्रिपरेशन को, अगर आप इतना ही आउट ऑफ कंफर्ट जोन जा रहे हो, कंफर्ट जोन के बाहर निकलना अच्छी बात है। एवरी न्यू सेटिंग यू हैव टू गो आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन। आप एमबीए करने आ रहे हो, इट इज अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस, तो आपको आउट ऑफ कंफर्ट जोन तो एनीवेज बाय डिफॉल्ट ही फील होगा। अगर आप उसको इतना स्ट्रेस कर दे रहे हो कि आप अलग ही हेड स्पेस में जा रहे हो, देन नोबडी कैन सेव यू इन दैट एस्पेक्ट। सो इतना आप टाइम निकाल सकते हो कि अब डेली नहीं कर पा रहे, ऑल्टरनेट डेज, मे बी वीकली ट्वाइस भी कर लो, तो यू कैन एक्चुअली परस्यू योर हॉबीज, सेरोटोनिन लेवल बूस्ट करो, गुड बी इन द राइट माइंड स्पेस। एटलीस्ट कभी कभी होता है कि व्हाटएवर यू हैव प्रिपेयर्ड इज नॉट रिलेवेंट टू द इंटरव्यू। ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस आर मोर आते हैं, वो आपको मोर रेलेवेंट हैं, और अगर आप मतलब सैड ही हो, आप सड़ू मूड लेके जा रहे हो, तो इंटरव्यू में क्या इंप्रेशन दोगे? तो उसका फायदा नहीं है आपकी जो भी। और क्योंकि मैंने ये चीज देखी कि जैसे इंटरव्यूज बहुत अनसर्टेन रहते हैं, खासकर जब आप एमबीए के प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हो, आप एसआईटी में बैठे हो, तो बहुत अनसर्टेन प्रोसेस है। तो एक टाइम के बाद आप खुद को सेल्फ डाउट होने लग जाता है, मतलब बहुत ऐसा होगा कि आपके स्टेलर प्रोफाइल है, आपके बहुत अच्छी आपको नॉलेज है, कमांड है आपकी अपने सब्जेक्ट्स पे, बट स्टिल यू वोंट बी एबल टू क्लियर इंटरव्यूज, क्योंकि शायद वो कंपनी आपको लेना चाहती है, लेकिन उस टाइम में क्या होता है कि आपको सेल्फ डाउट आता है मन में, और फिर आप पहले स्ट्रेसफुल माइंड में रहते हो, आप हॉबीज अपनी छोड़ चुके हो, पूरी एसआईबी प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब पूरा आप हेड ऑन उसमें वो इंडल्ज हो। तो बात ये कि आप फिर नहीं कर पाते, ऐसे सिचुएशन में आप परफॉर्म ही नहीं कर पाते, इसलिए कि हॉबीज अपने साथ में रखो, अपना हेड स्पेस क्लियर रखो और कॉन्फिडेंट रहो हमेशा। अगर नहीं हो रहा है, एक इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, 2 इंटरव्यू क्लियर हो रहा है, बट स्टिल हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन योर एबिलिटीज। ठीक है, आपको अगला बंदा अपने जॉब पे जज कर सकता है, लेकिन आपका पोटेंशियल क्या है, आप लाइफ में कितना कर सकते हो, वो आपको कोई जज नहीं कर सकता। तो अपने आप पे हमेशा विश्वास रखो। इवन दे डोंट एक्सपेक्ट दैट यू नो एवरीथिंग। You all have just come into MBA. They want to take your learning, they want to check your learning potential. आप इवन रिसेप्टिव हो, आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप सीखना चाहोगे, कि आप यू आर सो एडमेंट कि नहीं मुझे ही सब कुछ आता है, मैं ही सब कर लूंगा। तो अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो व्हाई वुड एन ऑर्गेनाइजेशन टेक यू फॉर इंटर्नशिप? इंटर्नशिप इज टू शो द ऑर्गेनाइजेशन दैट ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ ऐसा होता है, आप थोड़ा बहुत काम करके देखो कि कैसा लग रहा है। अगर आप में लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, तो वो जो पर्पस ही डिफीट हो गया ना उस चीज का। सही बात। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप थोड़ी बहुत अपनी हॉबीज परस्यू कर लो। यहाँ पे आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन, कोई नहीं खेलता था बैच से। आई यूज्ड टू प्ले विद सम ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स, वो लोग रोज खेलते थे। नाउ दे आर स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ वेदर, आउटसाइड खेलने। बट स्टिल थोड़ा बहुत परस्यू कर लो एज सून एज यू आर इन द राइट हेड स्पेस। सबके अलग अलग तरीके हैं अपने आप को काम रखने के, कुछ तरीके सस्टेनेबल है, कुछ नॉन सस्टेनेबल है, कुछ ऐसे हैं कि आपको ऐसे ग्राफ पे ले जाएंगे दैट यू वोंट बी एबल टू रिकवर। सो इट इज योर डिसीजन। आप एमबीए करने आ रहे हो, यू आर मच अबव 22-24,
ये वाली बात सुन के तो बहुत सारे व्यूअर्स हमारे कम हो जाने वाले हैं, मुझे पक्का होता है। हाँ, बट डिसीजन आपका होना चाहिए बिकॉज यू हैव टू ओन इट। आप जो भी करोगे यू कांट, मतलब यू आर एडल्ट्स व्हेन यू कम फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, सो आपको कोई स्पून फीडिंग नहीं करेगा, कोई आपको बताएगा नहीं कि आपको क्या बिहेवियर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। यू आर अ मैच्योर इंडिविजुअल, सो यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो आपके ऊपर है कि आप कितना एंजॉय करना चाहते हो, कितना पढ़ाई करना चाहते हो, कितना आप अपने करियर पर फोकस करना चाहते हो। So Shivansh, let's wrap it up. The final answer. What's your take on MDI as a college? So among all the calls I had, MDI was the best call, and incidentally, my interview for MDI was scheduled on 16th of February, which is my mother's birthday. I believe it was my lucky day also. It was also the day NMAT released their first merit shortlist. I got converted there also. And by that time, CAP के IIMs did not reveal their shortlist. So I had only had Narsi Munji in my hand at that time. I thought that maybe my CAP interviews have gone well, so I would have given baby IIMs also. But MDI का interview था in the way morning. ahead of new baby IIMs. So the interview went well. It was a good interview, and the way the interview was conducted, I felt that थोड़ा testing strategy भी अच्छा है. Two or three are there in a panel. So the thing about a good college is you will face some aspects of it from the testing phase itself. You will feel that this process is more streamlined. You will feel that judgment अलग criteria पे हो रहा है. आपको questions कुछ अलग type के पूछे जा रहे हैं. As you go up the questions नहीं पूछे जा रहे हैं. As you go up the ladder, the interviewer speaks less, you speak more. Interviewer का टेस्ट नहीं है, वो आपका टेस्ट लेना चाह रहे हैं. जितना आप बोलोगे उतने आप जज होगे. That's why it is said that speak only to the extent that it is under your control. Flow में don't speak too much. Don't give them pointers to grill you. It goes out of your control and you won't be able to defend it. You can't defend them. तो ऐसा ही होता है. As you go high up the ladder, the difficulty actually increases. It's not like the interviewer is speaking less, so interview is going fine, and you are speaking continuously, you are blabbing, so it is going good. It's not that. At that point of time, they are giving you the flexibility to choose your answers very wisely, because they may not be speaking, but they are listening, and they are listening to the fullest. So one thing is speak to the point, और रुक जाओ, ज्ञान मत बांटो इंटरव्यूज में. अगर जितना पूछा जा रहा है, आपसे पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया, speak to the point, give the answers. If they ask you to elaborate, then elaborate. तब थोड़ा ज्ञान बताओ, उसके बाद फिर रुक जाओ. लोग क्या करते हैं, एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे तो इसके बारे में सब आता है, मैं तो हेडिंग भी पढ़ूंगा, मैं तो बॉडी भी पढ़ दूंगा. आपको बॉडी तभी पढ़नी जब आपको वो प्रॉम्प्ट दिया जाए, जब वो बोला जाए, टेल मी मोर अबाउट इट. वो आपको उसी पे ग्रिल करेगा, उसी से पॉइंट उठाएगा जो आपने ब्लैबरिंग की और उसी पे ग्रिल करेगा आपको. तो इसी से बचना है इंटरव्यूज में. And speaking of MDI as a college, it was my best call and ultimately the best choice I had. I was very happy that I got converted in the merit list. So my mother was driving that day to college. She's a professor, so she immediately came back halfway just to congratulate me. It was a very special day for me because it was my mother's birthday that day. So I feel that memory will be etched in my life forever. Of course it will. And speaking about the journey so far, MDI has been a transformative journey. Obviously, there is a lot of going around. It's up to you how you are able to make the most of that time. Out of it. How much you are able to control yourself in a very dynamic environment, because as you go further in life, the variables keep on increasing. The things that are not in your control keep on increasing. But the way you react or respond, that is always under your control. So the judgment is based on that only. I'll give you a very simple example. This example was told during CV preparation also, like in CAT coaching and all. Okay. So whatever, when a person says I have achieved a 10% year on year growth, आपके बगल में जो बंदा बैठा है, he is also from MDI, उसने भी अपनी CV में यही चीज लिखी होगी, I have achieved this much % growth. How will an interview distinguish between these two? So before coming to MDI or any MBA college in particular, it is said that MBA is all about marketing yourself. Marketing yourself, selling yourself. आप मार्केट तभी करोगे when you are at par. ऐसा नहीं कि comparison of unequals कभी नहीं होता है. You can't compare apple with oranges. If two people are in India, they are both at the same cadre. Now उसके बाद आप क्या कर रहे हो? People take it negatively that marketing yourself, ये तो सब फैफ है, this is all. But there lies the effort. One person has written. कुछ भी बेच सकते हो, ऐसा भी नहीं. आपको पोटेंशियल आप में होना चाहिए, उसके बाद आपको खुद को सेल करना पड़ेगा. One person, दोनों का पोटेंशियल सेम है, they are into MDI. कंपनीज के लिए आप अभी तक सेम हो. नाउ इन द इंटरव्यू स्टेज यू आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश योरसेल्फ. वन पर्सन हैज रिटन
I have achieved a 10% year-on-year Year growth in my growth. organization. Another person has written, I have achieved a 10% year-on-year growth in my organization versus 5% of the industry average. आपने स्पाइक दे दिया. दिस इज एन अनोमली जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है जो कि होता ही होता. आपने उसको स्टेटस को अलग लेवल पे लेगा ना, तो वहां पे आपकी स्पाइक दिखगी दैट यू आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर. तो यही है मार्केटिंग ऑफ सीवी. आप उसी पॉइंट को किस तरह से आप वो कर सकते हो, आपके पास कितना जस्टिफिकेशन है. तो ये होता है ऑल अबाउट एमबीए. Certainly you have to have hard skills, but soft skills matter in life in the long run. I feel that. And so on that note, I would like to mention one thing said by Mr. Ratan Tata, that if you want to walk fast, you walk alone. But if you want to walk for long, you have to walk with people. सबको साथ में लेके चलना पड़ता है. तो ये है कि आपके सॉफ्ट स्किल्स आपके लॉन्ग रन में बहुत काम आएगी. हार्ड स्किल्स है वो थोड़े टाइम तक आपको एक इनिशियल वो दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके सॉफ्ट स्किल्स जो है वही काम आएगी. Obviously, until you are top of the pyramid, जो 0.1% we say, at that time also you are taking people along with you because you have many people responsible under you. So you are responsible for a lot of people. So directly or indirectly, you are responsible for them. Chalo Shivansh. So on that note, we would end this amazing podcast and like, share and subscribe. MBA chat. Thank you. Thank you, man.